जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था जीवों में जन्म, ठीक है, उससे अगला टॉपिक हमारा है कि मैन कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में भी हम बता चुके थे आप लोगों को कि जो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैन कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले पिछले क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना और ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने और उसके चाइल्ड्स क्या होते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग क्या होता है, फिर पेरेंट्स क्या होते हैं, सिबलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगला टॉपिक हमारा है मेन कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के मुख्य गुण, जनन या प्रजनन के मुख्य गुण, यानी कि रिप्रोडक्शन के कारण से कौन कौन सी मतलब गुण, क्या मतलब रिप्रोडक्शन का क्या क्या गुण है, उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि रिप्रोडक्शन के कारण किसी भी जाति के जीवों की आबादी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी जीव है, ठीक है, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो या बर्ड्स हो, कोई भी चीज हो, उसका जो जाति यानी कि उसके जो संख्याओं में जो मेंटेन रहती है, ठीक है, उनकी फैमिली का जो मेंटेन रहता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कारण ही संभव है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ये उनका क्या होगा, एक ना एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन के कारण माता पिता का गुण ऑफस्प्रिंग में जाता है। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान। ठीक है, कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन के कारण ही माता पिता का गुण जो रहता है वो क्या होते हैं, बच्चों में जाते हैं। जैसे कि किसके थ्रू जाता है, डीएनए और आरएनए के थ्रू जाता है। ठीक है, डीएनए, ठीक है, और क्या होते हैं, आरएनए। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए और आरएनए के थ्रू ही क्या होते हैं, बच्चों में जो गुण ट्रांसफर होते हैं माता पिता का, इसी के कारण से ये क्या होते हैं, ट्रांसफर मतलब कि गुण को ट्रांसफर करने का काम करता है डीएनए आरएनए। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन के कारण किसी भी जाति का अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, उनके जाति का अस्तित्व बना होता है। जैसे कि कुछ कुछ जीवों जो है हमें अब विलुप्त मतलब वो देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि बाज वगैरह सब हो गया, क्या हो गया, उसमें रिप्रोडक्शन की कमी हो गया, और रिप्रोडक्शन अगर हुआ भी तो किसी न किसी कारण से उनकी संख्याओं में कमी हो गई, यानी कि मृत्यु दर उनका बढ़ गया और जन्म दर जो है, अब जन्म होने की दर जो है वो कम हो गया, जिसके कारण से वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसका क्या होगा, जाति क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं, अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन के कारण जीवों में वेरिएशन आता है। ठीक है, विभिन्नता आता है। रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, जीवों में विभिन्नता आता है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो भी होते हैं उनके कुछ लक्षण जो है हमारे में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यही वेरिएशन था, हूबहू यानी कि सेम टू सेम, यानी कि जिस तरह के हमारे पेरेंट्स है उस तरह के चाइल्ड्स उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। वो किसके कारण से होता है, रिप्रोडक्शन के कारण से होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कि इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। अब अगला टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है प्रजनन में घटनाएं, जनन में घटनाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन सी प्रोसेस को पास करके क्या होता है, इवेंट रिप्रोडक्शन की क्रियाएं पूरी होती है, उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, प्रजनन की क्रियाएं, प्रजनन में घटनाएं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसका हिंदी होता है प्रजनन के घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रजनन के घटनाएं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉप पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है हमारा डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, पहला क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन।
ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमारा, डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन होता क्या है कि फोटो कॉपी बनाना, फोटो कॉपी तैयार करना, हूबहू फोटो कॉपी। जैसे कि हम अगर किसी चीज का जेरोक्स करवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं, तो हूबहू निकाल के वो हमारे पास दे देता है। सेम उसी तरह से डीएनए का रिप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का बनना, यानी कि सेम फोटो कॉपी उसका बना के हमें दूसरे के शरीर में ट्रांसफर होता है, उसी को हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए रिप्लिकेशन होता है यानी कि उसके जैसे सामान, यानी कि सेम बना करके ट्रांसफर करना, ठीक है। तो क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। अब देखिए आगे हम रिप्लिकेशन के बारे में भी आपको चर्चा कर देंगे। पहला पॉइंट्स लिखते चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट है आरएनए, ठीक है। और क्या है, प्रोटीन्स, ईटीसी क्या, चलिए नंबर में क्या है, आरएनए और आरएनए, प्रोटीन्स, ईटीसी बायोकेमिकल्स, यानी कि रसायन, जैव रसायन का क्या होता है, निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन में ही क्या होते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन्स वगैरह के जो फॉर्मेशन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे बायोकेमिकल्स है जो रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, फॉर्मेशन के होते हैं, यानी कि निर्माण किया जाता है, बनता है, ठीक है। अगला तीसरा नंबर में है, अगला पॉइंट है हमारा, रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, हमारे सेलों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि देखिए, अगर फर्स्ट टाइम जो होते हैं हमारे स्पर्म जाने के बाद क्या होते हैं कि फर्स्ट टाइम जो होते हैं सिंगल सेल से डबल सेल बनते हैं, डबल से 4 हो जाते हैं, 4 से यानी कि दुगुना होते जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे कि उनकी सेल में डिवीजन होते जाता है, सेल डिवीजन होते होते उनकी जनसंख्या बढ़ते जाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, पहले ऑर्गेन होता है, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि सेल का डिवीजन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। और होते हैं क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, आगे उसका परिभाषा देते हैं आपको हम। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी निर्माण होता है। किसमें, रिप्रोडक्शन की, जब रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले लिखे, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और इनकी सेलों की संख्या में वृद्धि होता है। लिखते चलिएगा, हरी क्या लिखे हैं, रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है इसमें कि रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है, जिसके कारण क्या लिखे हैं, रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है, जिसके कारण से सेलों की संख्याओं में क्या होती है, वृद्धि होती है, सेलों की संख्याओं बढ़ती जाती है, सेलों की संख्याओं में, सेल्स की संख्या में, सेल की संख्याओं में क्या होता है, जिसके कारण से सेलों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट का, ठीक है, यूनिट का निर्माण होता है।
ठीक है, देखिए फिर से समझाते हैं। क्या था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन मतलब क्या होता है, खंडन होता है, मतलब टूटता है, बहुत सारे सेल बनते हैं, निर्माण होते हैं। ठीक है, सेलों का डिवीजन होता है, जिसके उसका दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में कि जिसके कारण सेल की संख्या, जिसके कारण क्या है, सेलों की संख्याओं में वृद्धि होती है। अगर सेल का डिवीजन होगा तो क्या होगा, उसकी संख्याओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट का निर्माण होता है। बात रहा रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये भी हम आगे परिभाषा से बताते हैं। और रिप्लिकेशन, ये भी आपको हम बताते हैं रिप्लिकेशन क्या होता है और रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या होते हैं, नए जीव का निर्माण होते हैं। और रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है ये बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव यूनिट वह चीज है जिसके कारण से, जिसके मदद से क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट वह होता है जिसके कारण से जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण से जीवों का, हम ये बताते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो लिखिएगा, स्टार बना करके लिख लीजिए इसको, पॉइंट बना करके याद रहने के लिए। रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसके कारण से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। इसी कारण से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। इस अंग के द्वारा इस अंग के द्वारा क्या लिखे हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट होता क्या है, इस अंग के द्वारा नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट कहने का मतलब वह यूनिट है, वह अंग है हमारे शरीर का, जिसके कारण से क्या होते हैं, हम अपने संतान की उत्पत्ति कर पाते हैं, नए जीवों का निर्माण कर पाते हैं। यही चीज है रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, अगला हम आपको बताए थे कि रिप्लिकेशन बताएंगे, रिप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, ये भी स्टार दे करके रिप्लिकेशन का भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। रिप्लिकेशन हम जस्ट अभी बताए थे कि जिस तरह से हम अपनी कॉपी के पन्ने को, यानी कॉपी के पेज को जीरोक्स करवाने ले जाते हैं, तो जीरोक्स वाले क्या करते हैं, सिस्टम वाले क्या करते हैं, आपको हूबहू जिस राइटिंग में लिखा हुआ होता है उसी राइटिंग में आपको चेंज करके जीरोक्स निकाल के दे देते हैं, तो वो फोटो कॉपी कहलाते हैं। उसी तरह से सेम रिप्लिकेशन का क्या होता है, फोटो कॉपी होता है। रिप्लिकेशन में क्या होता है कि फोटो कॉपी होता है, बस ध्यान में रखना है। रिप्लिकेशन में फोटोकॉपी होता किसका है, डीएनए का। डीएनए का रिप्लिकेशन में फोटोकॉपी होता है। तो हम इसमें लिख दें, वह प्रोसेस, ठीक है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ, ठीक है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ अपना फोटोकॉपी का निर्माण करता है, अपना फोटोकॉपीज का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। देखिए फिर से समझते हैं, रिप्लिकेशन होता क्या है कि वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ
ठीक है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ वो क्या करते हैं कि अपना फोटोकॉपी तैयार करता है। अपना फोटोकॉपी, डीएनए एक पदार्थ है, जैसे कि डीएनए का फोटोकॉपी तैयार करना, तो डीएनए क्या करते हैं, मतलब फोटोकॉपी रिप्लिकेशन में डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, फोटोकॉपी अपने जैसे सेम डीएनए का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख लें, एग्जांपल के तौर पे हम दे दें, क्या होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए डीसी वगैरह सब होते हैं। तो इसी तरह से क्या था, रिप्लिकेशन, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ अपना फोटोकॉपी का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट इस अंग के द्वारा, है ना, इस अंग के यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंग जो होते हैं, उस अंग के द्वारा क्या होता है, नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी की मदद से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए और समझिए इस चीज को। अगर समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट में इस चीज को पूछ सकते हैं, दोबारा मैं इस क्लास को फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डीएनए का जो मतलब रिप्लिकेशन होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, डीएनए का इमेज इस तरह से बनता है। बल्ब लग, चलिए देखते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए का इमेज बना है, इसमें क्या होता है, एस्टिक लगे होते हैं, एस्टिन। ठीक है, ये 3s का होता है, 3s, एक होता है 3s डैश। ठीक है, एक 3s, ये 3s हो गए, ये इधर वाले लाइन होंगे, इससे घूम के ये वाले 3s डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 3s। ठीक है, ये s स्टैंड का होता है, ये s डैश का स्टैंड का होता है। ठीक है, अब देखिए यही जब इसमें इसी डीएनए में ये क्या चीज है, डीएनए है, दिख रहा है, यही क्या है, डीएनए है। अब इसी का जब रिप्लिकेशन होता है, जब इसी में क्या होते हैं, रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन, जब इसी में क्या होंगे, रिप्लिकेशन की क्रिया होगा, तो जस्ट इसका फोटोकॉपी तैयार करेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से क्या होंगे, दो बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, दो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम क्या होगा, 3 डैश 3s 3 डैश 3s डैश। ठीक है, उसके बाद s डैश। ठीक है, इसी तरह से इसका भी नाम होगा 3s डैश s डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जब इसमें रिप्लिकेशन, डीएनए में क्या हुआ, जब रिप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया, दो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से क्या करता है, हूबहू, यानी कि जिस तरह के डीएनए पहला होता है, जो मेन डीएनए होता है, उसी तरह से उसका जो है बार बार फोटोकॉपी निकाल करके फिर डीएनए का फोटोकॉपी तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है हम बताते हैं कुछ साइकिल, यानी कि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि डीएनए में रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, अगर उसके बाद जो चीज बनता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है। तो आप पढ़ते हैं रिप्लिकेशन समझ के, अब ट्रांसक्रिप्शन के देखते हैं क्या चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट्स कर लीजिए, अगर नोट्स नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि डीएनए में जब रिप्लिकेशन की क्रिया होती है तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो
तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए में रिप्लिकेशन। ठीक है, जब डीएनए में रिप्लिकेशन की क्रिया होगी तो क्या होगा, डीएनए ही तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, अभी जस्ट बताया है क्या, तो रिप्लिकेशन मतलब होता है फोटोकॉपी तैयार करना। ठीक है, जब डीएनए में रिप्लिकेशन की क्रिया होगी यानी कि फोटोकॉपी तैयार होगा तो क्या बनेगा, डीएनए का ही फॉर्मेशन होगा। सपोज दैट ये भी फिर इधर से इधर बढ़ा तो क्या बनेगा, हमें डीएनए का ही फॉर्मेशन होगा, यानी कि रिप्लिकेशन की क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, डीएनए ही बनेगा। ठीक है, यहाँ रिप्लिकेशन लिखा हो REPLICATION, फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, डीएनए में रिप्लिकेशन की क्रिया होगी। अब देखिए डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, वो देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी तो क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बन गया, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बना। ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन दोनों अंतर है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब रिप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी तैयार करता, और ट्रांसक्रिप्शन मतलब नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो नए पदार्थ क्या बन गए, डीएनए से जब उसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए जब आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या चीज बनता है, जब आरएनए में फॉर्मेशन होता है, आरएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तब क्या चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो आप रिप्लिकेशन का अपने लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन का अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद ये साइकिल बना करके दर्शा दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर से समझा देते हैं कि जब डीएनए में रिप्लिकेशन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, डीएनए का ही फॉर्मेशन होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीडी ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं इसको, सीडी ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो हम फिगर बनाया है इसको क्या कहते हैं, सीडी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या कहला है, सीडी ऑफ लाइफ। चलिए अब हम देख, ये क्या जो बना है डायग्राम, ये क्या है, सीडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल डोगामा डी क्या है, सेंट्रल डोगामा ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं ना बात को। देखिए ये जो भी बना हुआ है, ये डायग्राम जो तैयार किए हैं, इसमें क्या है कि इसको हम पूरे को सेंट्रल डोगामा ऑफ लाइफ, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ड्रॉ ए फिगर या फिर एक डायग्राम बनाइए सेंट्रल डोगामा का। ठीक है, तो डायग्राम जब कहेंगे बनाने तो ये सेंट्रल डोगामा का, तो ये बनाएंगे। सिटी ऑफ लाइफ का डोगामा यदि पूछेंगे डायग्राम तो फिर ये ही बनाएंगे। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं, ये सब जितने भी बताए हमने सारे क्या थे, लगभग बेसिक था। ठीक है, अब जो हम देखते हैं एनसीईआरटी का बुक लेकर के लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन जिसको हिंदी होता है जीवन काल। आपको एनसीईआरटी में यहीं से शुरू किया गया होगा जीवन काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जीवन काल के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, लाइफ स्पैन। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, जीवन काल। ठीक है, लाइफ स्पैन जिसका हिंदी क्या होता है, जीवन काल। तो देखिए लाइफ स्पैन हम उसको कहते हैं, चलिए देखते हैं
जीवन काल के बारे में अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। जीवन काल के बारे में चर्चा करते हैं। जीवन काल होता क्या है? तो क्या होता है जीवन काल कि किसी भी जीव के समय को, माने कि जन्म के समय, किसी भी जीव के जन्म के समय से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी कि नेचुरल डेथ तक, उसको हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जैसे कि सपोज डेट ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन है 70 to 100 है, ठीक है। सपोज डेट मान के चलिए किसी आदमी ने 1 साल यानी कि 80 ईयर्स तक जिया, है ना, 18 ईयर्स तक वो जीवित रहे, उनका जीवन काल 18 ईयर्स हुआ, ये नेचुरल डेथ हुआ, ठीक है। अब ये क्या होता है? क्लिनिकल डेथ होता है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ होता है। उसमें क्या होते हैं? जीवन काल से पहले डेथ कर जाते हैं। जैसे कि 1 साल से लेकर के, यानी कि इन्होंने 35 साल तक जीवित रहा, फिर डेथ कर गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है 35 साल के बाद जो ये डेथ किए हैं, तो ये क्या हो गए कि इनका क्लिनिकल डेथ हो गया, नेचुरल डेथ नहीं हुआ ये। क्यों नेचुरल डेथ हम उसको कहते हैं जो प्राकृतिक चलता आ रहा है, जो नेचुरल डेथ मतलब उनका जीवन काल जो होता है उसके पहले ही डेथ हो जाता है, उनको हम मृत्यु हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल मतलब क्लिनिकल डेथ कहते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब जीवन लाइफ स्पैन के बारे में परिभाषा लिखिए। लिखिएगा यहां, जीवों के जन्म से लेकर, जीवों के जन्म समय से लेकर जीवों के जन्म समय से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक, क्या है? जीवों के जन्म समय से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या लिखे हमने? उनके, देखिए, उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं हम? उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल जाता है, क्या कहते हैं उसको? हम लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहा जाता है। चलिए देखिए, लाइफ स्पैन जीवन काल है ना, जीवन काल का मतलब क्या है? लाइफ स्पैन यानी कि जीवित रहने की समय होता है, ठीक है। सबसे पहला हमने लिखा है जीवों के जन्म समय से, जीवों के जन्म समय से लेकर, ठीक है, जीवों के जन्म समय से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, जीवों के जन्म समय से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं हम? जीवन काल कहा जाता है। सपोज डेट किसी ने यानी कि 2000 में जन्म लिया, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2000 में, ठीक है। अब ये लगभग ह्यूमन बींग्स का बता रहे हैं, अगर इनका जीवन काल कितना है? 80 साल है, तो कितने हो जाएंगे? 2080, ठीक है। 80 साल हो गए ना, लगभग जिंदा रहते हैं, तो ये 80 साल, ये जो प्राकृतिक डेथ हुआ, अब इसकी मृत्यु क्या हो गई? 80 साल में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जो मृत्यु समय है, ये क्या है? डेथ टाइम। ये क्या है? बर्थ टाइम, ठीक है। ये क्या है? बर्थ टाइम है। ये क्या है? डेथ टाइम, ठीक है। अब देखिए, हमको ये बताइए, ये ह्यूमन बींग्स का बता रहा हूं मैं, तो सपोज ये श्याम का है, श्याम का ये जीवन काल में बता रहा हूं, तो ठीक है। देखिए, उनका जो जन्म समय है वो कितना है? 2000 ईस्वी में जन्म लिया उन्होंने, और मृत्यु कब है? 2080 ईस्वी में। तो ये 80 साल जो जिंदा रहे, इनके क्या हो गया? प्राकृतिक मृत्यु हो गया। 80 साल तक वो नेचुरली जिंदा रहे, और बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यही देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए? उनके जीवन काल हो गए। समझ गए इस चीज को? इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं,
ठीक है। अब देखिए जीवन काल ही क्या होते हैं, दो तरह के जीवन काल होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, दो तरह के जीवन काल होते हैं, एक क्लिनिकल डेथ होता है, एक नेचुरल डेथ होता है। तो क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु, यानी कि उनका समय नहीं था मरने का, लेकिन किसी कारण से, कहने का मतलब एक्सीडेंटल मृत्यु, यानी कि उनके समय से पहले, उनकी मृत्यु समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। किसी बीमारी के कारण हो जाए, किसी रोग वगैरह के कारण हो जाए, या किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाए, या किसी ने मारपीट में मार दिया हो उनको, तो वो सारे क्या होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है, वो क्लिनिकल डेथ कहलाता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन कितने तरह के होते हैं, दो, क्लिनिकल डेथ और नेचुरल डेथ। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं, जो लाइफ स्पैन के टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए मृत्यु दो तरह से होता है। ठीक है, मृत्यु क्या होता है, दो तरह से होता है, वही चीज को बता रहे हैं, मृत्यु क्या होती है, दो तरह से होती है। मृत्यु दो प्रकार से होता है। क्या है, मृत्यु दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला जो हम बता रहे हैं ये क्या है, क्लिनिकल डेथ है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचुरल डेथ है। ठीक है, पहला जो हम बता रहे हैं क्या है, क्लिनिकल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, क्लिनिकल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। इसका हिंदी होता है आकस्मिक, आकस्मिक मृत्यु। ठीक है, इसका क्या होता है हिंदी, आकस्मिक मृत्यु, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जन्म समय, अंतिम समय होने से पहले, यानी कि प्राकृतिक समय होने से पहले किसी कारण से जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल डेथ कहते हैं, या एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु। दूसरा नोट्स कीजिएगा, क्या है, नेचुरल डेथ। दूसरा क्या है, नेचुरल डेथ, इसका क्या होता है, प्राकृतिक मृत्यु। दूसरा क्या होता है, नेचुरल डेथ, जिसका क्या होता है, प्राकृतिक मृत्यु होता है। ठीक है, समझ गए, दोनों का डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है, केवल आप समझ जाइए। क्लिनिकल यानी एक्सीडेंटल डेथ या क्लिनिकल डेथ क्या होता है, जो मृत्यु के समय से, यानी प्राकृतिक मृत्यु के समय से पहले डेथ कर जाता है। दूसरा क्या होता है, नेचुरल डेथ, जो प्राकृतिक समय में डेथ करते हैं, जो उसका जीवन काल होता है उस समय में डेथ करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं जीवन चक्र के अवस्थाएं। जीवन चक्र के अवस्थाएं, तो कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जो होते हैं, एक समय उनका जीवन चक्र होता है। ठीक है, एक बचपन होता है, एक जवानी होते हैं, है ना, एडल्ट जिसको कहते हैं वो होता है, और दूसरा तीसरा जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ओल्ड एज होते हैं। ठीक है, थ्री अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे इनका डिफिनेशन लिखा देने, आपने जिस तरह से, हो सकता है अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसका डिफिनेशन आपको हम लिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट टाइम, इसका फर्स्ट का डिफिनेशन लिखते हैं, क्लिनिकल डेथ। ठीक है, सबसे पहला जो क्लिनिकल डेथ है, इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, हिंदी आप लोग यहाँ लिख चुका हूं मैं, और एक्सीडेंटल डेथ होता है, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्लिनिकल डेथ है हम उसके बारे में लिखते हैं। लिखिएगा, यदि जीवों का मृत्यु उनके तीसरी अवस्था से पहले हो जाता है,
तीसरी अवस्था से क्या लिखा हमने, यदि जीवों का मृत्यु उनके तीसरी अवस्था से पूर्व होता है, ठीक है, तो उसे हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं। तो उस मृत्यु को क्लिनिकल डेथ या आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है। डेथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मतलब नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है क्या है, नेचुरल डेथ। क्या है, नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु। लिखिएगा इसका, यदि जीवों का मृत्यु उनके तीसरी अवस्था में यदि जीवों का मृत्यु उनके तीसरी अवस्था के क्रम में होता है, तो उस मृत्यु को हम नेचुरल डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उस मृत्यु को हम नेचुरल डेथ कहते हैं। तो मृत्यु को नेचुरल डेथ कहा जाता है। चलिए एक बार समझिएगा, ठीक है, हम फर्स्ट समझाते हैं क्या है क्लिनिकल डेथ। सबसे पहले देखिए क्लिनिकल डेथ होता क्या है, यदि जीवों का, ठीक है, यदि जीवों का मृत्यु उनके तीसरी अवस्था से पूर्व होता है। अभी जस्ट बताया 3 अवस्था होते हैं जीवों में। क्या होते हैं, 3 अवस्था होते हैं। पहला होता है बचपना, अभी हम बता रहे हैं सिंपली, और बायोलॉजिकल में उस बचपना को क्या कहते हैं वो हम आगे नोट्स करवाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है बचपना, दूसरा युवा जवानी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, एडल्ट जिसको कहते हैं, तीसरा होता है बूढ़ा। 3 अवस्था होते हैं, और 3 अवस्था से पहले अगर डेथ हो जाता है, यानी कि बुढ़ापा अवस्था, तीसरी अवस्था से पहले अगर उनका डेथ हो जाता है तो क्या होते हैं वो क्लिनिकल डेथ यानी कि आकस्मिक मृत्यु या एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है। समझ रहे हैं। दूसरी है नेचुरल डेथ, दूसरा है नेचुरल डेथ। इसमें हमने लिखा है यदि जीवों का मृत्यु तीसरी अवस्था के क्रम में, ध्यान दीजिएगा, तीसरी अवस्था के क्रम में, तीसरी अवस्था के क्रम में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, नेचुरल डेथ कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए तीसरी अवस्था, सपोज डेट बचपना, युवा और बुढ़ापा। बुढ़ापा में अगर उनके डेथ होता है, ठीक है, अगर बुढ़ापा में उनकी डेथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए यही चीज हमने लिखा दिया है। अब हम आप लोग को बता दें हम अवस्था के बारे में। ठीक है, ये जो अवस्थाएं लिखे हमने अभी जस्ट मौखिक बताया हमने कि अवस्थाएं 3 होती है। ठीक है, उस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे 3 अवस्थाएं कौन कौन होती है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब तो नोट्स कर लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं कर रहे हैं तो आप लोग, थोड़ी सी मिस्टेक है आप लोगों की, कि अगर आप नोट्स कीजिएगा, साथ साथ नोट्स कीजिएगा तो सही रहेगा, बेटर होगा। ठीक है, और क्या करना है इसको, एक अगर नहीं अभी कर रहे तो फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं हम आगे जो टॉपिक का नाम बताया है, यानी कि अवस्थाएं के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, बस इसको
चलिए देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, जीवन चक्र में अवस्थाएं। क्या है, जीवन चक्र में अवस्थाएं। जीवन चक्र में अवस्थाएं। ठीक है, जीवन चक्र में अवस्थाएं यानी कि कौन कौन सी स्टेप आते हैं, कौन कौन से स्टेप आते हैं लाइफ स्पन में, लाइफ जीवन काल में कौन कौन सी स्टेप आता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए जीवन काल में अवस्थाएं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जीवन काल में अवस्थाएं, सबसे पहला क्या होता है, जुविनल फेज होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जुविनल फेज। इसको हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ग्रोथ फेज, यानी कि ये बचपना हो गया। बचपन में क्या कहते हैं, वृद्धि की वृद्धि होती है, वृद्धि अवस्था कहते हैं इसको हम, वृद्धि अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं या ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, ग्रोथ फेज कहते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में वृद्धि अवस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, वृद्धि अवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए जुविनल फेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। जुविनल फेज को हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। ठीक है, वृद्धि अवस्था नहीं कह रहे, वृद्धि अवस्था यानी कि बढ़ने की, यानी कि उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, बढ़ता है, उसके शरीर का डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं जुविनल फेज या ग्रोथ फेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। साथ साथ नोट्स कीजिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, प्रजनन अवस्था। क्या होता है, प्रजनन अवस्था। क्या कहते हैं इसको हम, प्रजनन अवस्था, यानी कि कहने का मतलब है जनन की अवस्था। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, इसी को हम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि हम लोग कहते हैं एडल्ट, युवा या जवानी कहते हैं, उसी फेज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और तीसरा नंबर में हम देखते हैं, तीसरा फेज क्या होता है, सेंसिएंट फेज। नोट्स कीजिएगा। इसको हम लोग ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओल्ड फेज के नाम से। समझने के लिए हम लिख देते हैं ओल्ड फेज। क्या है, ओल्ड फेज, यानी कि सेंसिएंट फेज होता है वृद्धा अवस्था। क्या कहते हैं इसको हम, वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था। समझ रहे ना, क्या होता है, सेंसिएंट फेज, ओल्ड फेज होता है, वृद्धा अवस्था। तीन अवस्थाएं बताए मैंने। क्या, जुविनल फेज, ग्रोथ फेज, यानी कि जुविनल फेज को हम ग्रोथ फेज के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि देख लीजिए जुविनल फेज जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था, वृद्ध नहीं, वृद्धि, यानी कि डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, प्रजनन करने की अवस्था होती है, यानी कि प्रजनन अवस्था होती है, इसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू रिप्रोडक्टिव, यानी कि एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन फेज में क्या होता है, प्रजनन की अवस्था कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जीवों का रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। तीसरा फेज है सेंसिएंट फेज, जिसको हम ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वृद्धा अवस्था। इसमें क्या होता है, बुढ़ापा जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, सेंसिएंट फेज, लास्ट फेज, ये तीसरा अवस्था होता है। 3 फेज में होते हैं जीवन चक्र, उसी के बारे में हमने बताया। ठीक है, अब जो है हम कुछ अगले क्लास में हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि कुछ जीवों के नाम देखेंगे और उसके लाइफ स्पैन देखेंगे, यानी कि जीवन काल देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको रीडिंग दे के आइएगा, पढ़ के आइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, और एक चीज हम बता दें कि अगला जो है आपको, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, लाइफ स्पैन, यानी कि कुछ जीवों के नाम देंगे, लिस्ट ऑफ लाइफ स्पैन।
ऑर्गेनिज्म लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पान, यानी कि कुछ जीवों के नाम रहेगा एक साइड, वन साइड क्या होंगे, उनके लाइफ टाइम रहेंगे, यानी कि लाइफ जीवन काल रहेंगे उसके, ठीक है। जैसे